हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस राज एजुकेशन हब। मैंने कल क्लास 6 की हिस्ट्री बुक की फर्स्ट चैप्टर हमारा अतीत का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया। आज मैं उसके कुछ क्वेश्चन आंसर तो नहीं थे, लेकिन मैंने कुछ तैयार किया जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पहला चैप्टर था हमारा अतीत। इसका मैं सॉल्यूशन आज करवा रहा हूँ, तो आइए देखते हैं। पहला आता है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो पहले वो है पॉइंट्स समझ लेता हूँ। क्लियर। तो इतिहास के अध्ययन से प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन बनता है कि इतिहास के अध्ययन से हमें प्राचीन सभ्यता की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट देखते हैं। कृषि के विकास और मानव जीवन की स्थिरता की कहानी इस इतिहास में वर्णित है। कहा जाता है कृषि के विकास और मानव जीवन की स्थिरता, यानी मानव जीवन एक अस्थायी रूप से था, इसकी कहानी हमें कहाँ मिलती है? तो इतिहास में मिलती है। नेक्स्ट, भारत का अतीत एक प्रकार के केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण की प्रवृत्तियों के बीच निरंतर संघर्ष की कहानी है। भारत का जो अतीत है, भारत का जो बीता हुआ कल है ना, वो एक प्रकार का केंद्रीयकरण, एक प्रकार का केंद्र है, एवं विकेंद्रीयकरण, और विकेंद्रीकरण है कि प्रवृत्ति के बीच निरंतर संघर्ष की कहानी हमें मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय शासकों ने विदेशों में साम्राज्य फैलाने की कोशिश कभी नहीं की। हमारे जो भारतीय शासक थे, उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की, कहाँ? विदेश में अपना साम्राज्य फैलाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में अनेकता में एकता सदैव से वर्तमान है ना। भारत में जो है अनेकता में ही एकता है, और यह सदैव से वर्तमान है, और अभी भी ऐसा होता है। संपूर्ण भारत पर शासन करने वाले राजा अपने को चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया है। संपूर्ण भारत पर जो शासन करने वाला राजा था, है ना, जो संपूर्ण भारत पर राज करने वाला राजा था, वो अपने आप को चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया है। अगला पॉइंट, अशोक, समुद्रगुप्त आदि कई चक्रवर्ती सम्राट हुए। जैसे में, है ना, अभी क्या ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने क्या पढ़ा था कि संपूर्ण भारत पर शासन करने वाले राजा अपने को चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया है। जैसे में कौन था? अशोक, है ना, चक्रवर्ती अशोक, चक्रवर्ती समुद्रगुप्त इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ कहाँ है? क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन में भी पूछता है, सारनाथ कहाँ है, अशोक स्तंभ कहाँ है? तो सारनाथ में है। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ है जांच पड़ताल द्वारा जानकारी प्राप्त करना। इतिहास शब्द जो है लैटिन शब्द हिस्टोरिया से हुई है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीन होता है क्या? जांच पड़ताल द्वारा जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने पूरे विश्व को शिक्षा, साहित्य और गणित के क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया। जो भारत ने किया वो कोई और देश ने नहीं किया। भारत ने पूरे विश्व को शिक्षा, साहित्य के क्षेत्र में मार्गदर्शित किया है ना। नेक्स्ट पॉइंट, यूनान के हेरोडेटस को इतिहास का जनक माना जाता है ना। यूनान के रहने वाले थे हेरोडेटस, उसे इतिहास का जनक माना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन भी बनता है कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो यूनान के रहने वाले हेरोडेटस को। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन 14 पद्धति प्राचीन अवशेषों के काल निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति है। जो कार्बन 14 पद्धति है वो प्राचीन अवशेषों के काल निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति है। तो हमारे कुछ पॉइंट्स से जो हमारे क्लियर हुए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं।
इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति लैटिन देश से हुई है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिस काल को लिखित विवरण में उपलब्ध होता है उसे क्या कहे जाते हैं? तो हमने कल लेक्चर में बताया था कि जिस काल को लिखित रूप में विवरित किया जाता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, और जिस काल को लिखित रूप में न विवरित होकर उसे जमीन के नीचे दबे गड़े पुराने अवशेष मिलते हैं उसे हम पूर्व ऐतिहासिक काल में विवरित क्या होते हैं, विवरण उपलब्ध होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने अभिलेख किस लिपि में खुदवाए? अशोक जब राज करता था, अशोक जब शासन चलाता था तो वह अपना अभिलेख किस लिपि में खुदवाए थे? तो किस लिपि में खुदवाए थे? ब्राह्मी लिपि में। क्लियर है ना। अब आ जाइए, खाली स्थान आ गया है ना। तो खाली स्थान को इतिहास का जनक मानते हैं। तो इतिहास का जनक किसे मानते हैं? अभी मैंने पॉइंट में बताया था ना, इतिहास का जनक किसे हम मानते हैं? हेरोडोटस को मानते हैं। तो इतिहास का जनक हम हेरोडोटस को मानते हैं, तो ये आपका आंसर रहा है ना। प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन पद्धति कहते हैं। प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण को कार्बन पद्धति या कार्बन 14 पद्धति कहते हैं। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख है ना। तीसरा क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो अभी ऊपर पॉइंट बताए थे ना, अशोक की अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है ना। अधिकतर ब्राह्मी लिपि में है, और जो है वो और लिपि में है। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज एक क्या था? विजेता था। मेगास्थनीज एक विजेता था। क्लियर। सारनाथ में स्थित है, तो सारनाथ में क्या स्थित है? अशोक स्तंभ स्थित है। तो आपका इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर होता है। अब आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्लियर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास किसे कहते हैं? तो अतीत की घटनाओं, अतीत की घटनाओं के क्रमबद्ध रूप में संकलित विवरण को इतिहास कहते हैं, या अतीत की घटनाओं के क्रमबद्ध रूप में संकलित विवरण इतिहास कहलाता है ना। क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए, संकलित होना चाहिए, उस विवरण को हम लोग इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत को जानने में इतिहास किस तरह सहायक है ना। तो अतीत को जानने में इतिहास किस तरह सहायक है? तो इसका आंसर होता है, इतिहास का अर्थ होता है जांच पड़ताल। इतिहास का अर्थ ही होता है जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन है ना। अतीत की घटनाओं के क्रमबद्ध तरीके से संकलित करना इतिहास है। अतीत की में जो घटना हुआ है उसे हम क्रमबद्ध तरीका से संकलित कर रहे हैं, करना ही एक इतिहास है। जब हम अतीत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इतिहास ही बताता है। जब हम कुछ भी अतीत मतलब बीते हुए कल की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमें इतिहास ही बताता है ना। इतिहास में ही लिखा होता है कि किस समय की वस्तु है, कि यह वस्तु किस समय की है। जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था उस समय की जानकारी भी हमें इतिहास से प्राप्त होती है। जब मनुष्य को लिखने तक भी नहीं आता था उस समय की जानकारी भी हमें इतिहास में मिलती है। संस्कृति सभ्यता कब कहाँ और कैसे विकसित हुई, लोग कब खेती करना सीखे, कब चक्कू का आविष्कार किए, किस प्रकार व्यापार करते थे, है ना। सांस्कृतिक सभ्यता इतिहास हमें उस वक्त की भी जानकारी देती थी जिस वक्त इंसान को लिखना तक भी नहीं आता था, है ना। संस्कृति सभ्यता का भी विकास हुआ, लोग खेती करना सीखे, कब खेती करना सीखे, कब चक्कों का आविष्कार किए, ये सब भी हमें इतिहास में जानकारी मिलती है। नगरों और राज्यों की स्थापना कैसे हुई, नगर वगैरह राज्य की स्थापना कब और कैसे हुई, सारी जानकारी जो अतीत में थी, सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन जो अतीत में थी, बीते हुए कल में थी, हमें इतिहास से ही प्राप्त होती है ना। हमें इतिहास से ही प्राप्त होती है। कार्बन 14
जो वैज्ञानिक पद्धति है, इसे कार्बन 14 भी कहते हैं। इस पद्धति को इस माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है कि वस्तु कितना पुराना है। कार्बन पद्धति जो है, कार्बन 14 पद्धति है, जो इसी के माध्यम से हम लोग प्राप्त समझ पाते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनेकता में एकता का क्या तात्पर्य है। अब तो बात हुई कि अनेकता में एकता है, तो अनेकता में एकता का क्या तात्पर्य है, तो आइए देखते हैं हम। उत्तर में देखते हैं, अनेकता का यह तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषा तथा आचार विचार के लोग एक देश या राज्य में है तो कहते हैं अनेकता। और इन सारी अनेकताओं के बावजूद हम साथ साथ हैं तो एकता है ना। अनेकता में एकता का कहने का तात्पर्य है कि हमारी जाति भिन्न होते हुए भी हम लोग एक साथ हैं, इसी को तो कहता है अनेकता में एकता, है ना। धर्म भी अलग अलग है फिर भी हम लोग रह रहे हैं। कहता है कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसमें सभी धर्म के लोग रहते थे, तो भारत को भी हम कह सकते हैं कि यह अनेकता में एकता का काम कर रहा है हमारा भारत, है ना। भाषा भी अलग है, वेशभूषा भी, रहन सहन, खान पान, सब चीज़ अलग है, और लोग भी अलग है। एक देश या राज्य में है, और सभी धर्म के लोग जब एक देश या एक राज्य में रहते हैं तो उसी को तो अनेकता में एकता कहते हैं। अनेकता, इन सारी अनेकताओं के बावजूद, यानी इन सारी अलग अलग होने के बावजूद भी एक जगह मिलकर रह रहे हैं, तो उसी को तो अनेकता में एकता कहते हैं, है ना। अर्थात मानव की अनेक प्रजातियां मिलकर एक विशिष्ट संस्कृति का निर्माण कर ले तो इसे ही अनेकता में एकता कहते हैं। यानी जो अर्थात मानव में अनेक प्रजातियों में मिलकर एक विशिष्ट संस्कृति, एक अच्छा सभ्य और एक अच्छा सोसाइटी, समाज का निर्माण करे, तो इसी को तो हम अनेकता में एकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने पूरे साम्राज्य में एकता स्थापित करने के लिए क्या किया। अशोक, जिसके चक्रवर्ती अशोक कहते हैं हम लोग, उन्होंने अनेकता में एकता स्थापित करने के लिए क्या किया। तो अशोक ने अभिलेख, बोलचाल की भाषा एक एवं ब्राह्मी लिपि में खुदवाए। अशोक ने अपने अभिलेख में बोलचाल की भाषा ब्राह्मी लिपि में खुदवाए। भिन्न भिन्न धर्म और प्रजाति के लोग एक समान व्यवहार किया। भिन्न भिन्न धर्म, अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के होने के बावजूद भी जब अशोक का राज चलता था तो अनेक अनेक धर्म के लोग होने के बावजूद भी सब लोगों से एक समान व्यवहार बनाकर रखा, है ना। अपने शासन काल में उच्च और निम्न वर्ग के लिए एक होन व्यवस्था थी, है ना। उसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में उच्च और निम्न वर्ग के लोग के लिए भी एक होने की व्यवस्था थी। के दो भाग हैं। इतिहास हमें बताता है कि भारत में सभ्यता और संस्कृति कब और कैसे कहाँ विकसित हुई। इतिहास हमें यह भी बताता है कि भारत में सभ्यता और संस्कृति कब और कैसे विकसित हुई। मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों की खोज कैसे की। मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधन की खोज कैसे की। किस प्रकार गांव, नगर और राज्य की स्थापना हुई। किस प्रकार हुई, धीरे धीरे अपने गांव, नगर की, राज्य की स्थापना हुई। अपनी समस्याओं के निदान के लिए नए नए आविष्कार किस प्रकार किए। वर्तमान की बदलाव अतीत का ही देन है। आज में जो बदलाव आया है, आज हम लोग टीवी एलईडी देख लेते हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले टीवी एलईडी नहीं थी। आज से 20 साल पहले एक मोटी वाली टीवी आती थी, वो भी ब्लैक एंड वाइट। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने नए नए आविष्कार किए तो आज हम लोग एलईडी देख पाते हैं। आज बड़े बड़े फ़ोन मिल जाते थे। पहले तो टेलीफोन चलता था, 2 रुपये में 1 मिनट मिलता था बात करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे हमारी सभ्यता विकसित होती गई, हम लोग एक समान रहने लगे और अपनी अपनी समस्याओं का निदान के लिए नए नए आविष्कार लाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अतीत का गौरव को कायम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
अतीत के मतलब गौरव को मतलब बीते हुए समय को कायम रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो देखते हैं। अतीत को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है ना। अतीत को अच्छे तरीके से समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्राचीन काल में लोग ने प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार प्रगति और उपलब्धियां हासिल की। प्राचीन काल यानी पुराना। प्राचीन मतलब क्या होता है, कल भी मैंने बताया, प्राचीन मतलब होता है पुराना। क्लियर। प्राचीन मतलब होता है पुराना। तो प्राचीन समय में लोगों ने प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की। किस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की, कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त की। बहुत कठिनाइयाँ की हम लोगों के पूर्वजों ने, किसी तरह अपने जीवन की गुजर बसर किए हैं ना। हमें सुंदर भविष्य के निर्माण की प्रेरणा मिलती है, इससे हमें सुंदर भविष्य के निर्माण की प्रेरणा मिलती है। जैसे हमारे पूर्वज पहले किसी तरह गुजारा कर लेते थे, लेकिन हमें अब लगता है कि मेरे पूर्वज जैसे रहे उस तरह मैं नहीं रहा। लेकिन पहले देखो, जिसके पिताजी जॉब करते हैं, अगर प्राइवेट टीचर हैं, क्लियर, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा कभी प्राइवेट टीचर ही बनकर रह जाए। वो हमेशा चाहते कि मेरा बेटा हमसे ऊपर जाए, हमेशा लगता है ना। तो इसी तरह पूर्वज जो हमारे जैसे थे उस तरह हम लोग न रहें, इसलिए लगता है कि हम लोग आगे बढ़े और सुंदर भविष्य का निर्माण करें। हमें वर्तमान को सुखद बनाना, विकसित बनाना है। हमें वर्तमान को सुखद बनाना है और एक विकसित बनना है हम लोगों को। तो अतीत को सही ढंग से समझना होगा। तो बीते हुए कल को हमें सही ढंग से समझेंगे, तब तो हम वर्तमान और फ्यूचर को ठीक से कर सकते हैं। हमें अतीत के गौरव को कायम रखने के लिए अंधविश्वास में हमें अतीत की मान मर्यादा को कायम रखने के लिए अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। दुराग्रह, जाति प्रथा एवं संप्रदायवाद जैसी कुरीतियों को दूर करना होगा। जाति प्रथा आज के डेट में अंधविश्वास है ना, कि ये है वो है। दुराग्रह, जाति प्रथा को हटाना है हम लोग को। हम लोग ही तो यंग जनरेशन का ही तो काम कर रहे हैं ना। संप्रदाय जैसी कुरीतियों को दूर करना है, ये सब हम लोग को एडॉप्ट नहीं करना है ना। कि अंधविश्वास में है, दुराग्रहों में है, जाति प्रथा में है, ये सब हम लोग को दूर करना है। इस तरह हम अपने अतीत की गौरव को कायम रख सकते हैं। तो आज आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमारा अतीत, उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं था, फिर भी मैंने क्वेश्चन आंसर तैयार किया और मैं आप लोगों को बताया। और अगली वीडियो हिस्ट्री के चैप्टर 2 का अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।